Welcome to my channel Chemistry Goody and I am Noman Ahmed, and today we are going to discuss the most important topic of thermodynamics, that is entropy. So today the topic is entropy. Entropy is nothing, just it is a very important topic according to thermodynamic point of view. So before discussing it, let's introduce something very much important, that is what was spontaneous and non-spontaneous reaction. Let's discuss spontaneous. What was spontaneous reaction? Spontaneous reaction. What was spontaneous reaction? All the natural processes जितने भी होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल नेचुरल स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस क्या होता है? द प्रोसेस दैट हैपन्स बाय इटसेल्फ, जो खुद ब खुद हो जाए उसको क्या कहते हैं? द प्रोसेस दैट हैपन्स बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हैं, अगर आप सिंपली कहें बाय अ लिटिल पुश, हल्का सा धक्का सा दे दे. पुश मीन धक्का देने से हो जाए. ठीक है, सो जो थोड़े से धक्के से हो जाए, ठीक है, अ लिटिल पुश थोड़े से धक्के से हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं. इसका मतलब एक और क्या होता है? ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस की एक और भी एग्जांपल मैं बताऊं तो ऐसा प्रोसेस है जिसकी रैंडमनेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाए. जिसकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है, रैंडमनेस का मतलब क्या होता है कि उसकी जो डिसऑर्गेनाइज्ड वे है वो बढ़ जाए. यानी आप ये कह सकते हैं कि डिसऑर्गेनाइज्ड ज्यादा हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि वो रैंडमनेस उसकी इंक्रीज हो गई है. ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज नथिंग, एक्चुअली ये मेजर ऑफ रैंडमनेस है. रैंडमनेस, इसलिए इसको एस से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय एस. ठीक, तो मेजर ऑफ रैंडम्स, अगर आप ये रैंडमनेस को, इसकी जो डिसऑर्गेनाइज को मेजर करने का जो नाम है केमिस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी. ठीक, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी. फर्स्ट करो एक रिएक्शन है ए से बी. अब इसकी जो है ना रैंडमनेस 2 है, इसकी 4 हो गई है, तो ये इंक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रैंडमनेस भी इंक्रीज हो रही है. रैंडमनेस भी इसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ए से बी में इसकी जो रैंडमनेस 2 थी, अब इसकी रैंडमनेस क्या हो गई है? 4. यानी ये 2 से 4 डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया. तो ये क्या, रैंडमनेस इंक्रीज करने को एंट्रोपी कहा जाता है. ठीक है, लेकिन एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी we cannot measure एंट्रोपी. हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते. हम एस मालूम नहीं कर सकते. एस हम मालूम नहीं कर सकते. we can measure only चेंज इन एंट्रोपी. हम एंट्रोपी का चेंज मालूम कर सकते हैं, डेल्टा एस मालूम कर सकते हैं. जैसे बदमाशी समझ लो, आप एक बंदे की बदमाशी नहीं मालूम कितना बदमाश है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कल कितना बदमाश था, आज कितना बदमाश है. कल उसने कम बदतमीजी की थी, आज उसने कम बदमाशी की थी. इसी तरह हम ये नहीं कह सकते बंदा कितना इंटेलिजेंट है. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कितना नालायक है. हम ये कह सकते हैं कि हमने क्वेश्चन दिया, उसका एक बच्चे ने इतना लिया और एक ने इतना आंसर दे दिया, तो मान लीजिए इससे इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, इसने इतने मार्क्स लिए, इसने इतने मार्क्स लिए, तो इसने 100% मार्क्स लिए तो ये 100% अच्छा है. अब ये 70% है तो 70% है. लेकिन हम उसको
हम एंट्रोपी नहीं मालूम कर सकते, हम चेंज इन एंट्रोपी मालूम कर सकते हैं। तो जब भी हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। हम रैंडमनेस की बात कब करेंगे, जब हम चेंज इन रैंडमनेस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा सब कुछ। चलेगी तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जी, इसी टॉपिक में आज हमने एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड करना है कि जितने भी रिएक्शन है, चाहे ए से बी, अब ये ए से बी जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस ए से बी, ये स्पॉन्टेनियस होंगे, स्पॉन्टेनियस। ए से बी जा रहा है तो इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, बहुत हो रहा है। तो ये अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेल्टा एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस का मतलब क्या है, इसकी चेंज इन एंट्रोपी इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी इसकी बढ़ रही है, रैंडमनेस इसकी बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस इसका इंक्रीज हो रहा है। तो जाहिर बात है चेंज इन एंट्रोपी भी इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू डेल्टा एस है, डेल्टा एस की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो स्पॉन्टेनियस जितने भी रिएक्शन होंगे, जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे उसके लिए डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये तो हमने कर दिया। अब इसका जो अपोजिट होगा, अगर हम ये कहें कि बी से ए, अब जाहिर बात है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब ए से बी हो रहा है तो बी से ए नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद बहुत नहीं हो रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू, इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसकी जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जाहिर बात है इसका डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, डेल्टा एस की वैल्यू जो है ना इज लेस देन 0, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये कौन सा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या रिएक्शन होता है। एक और चीज, अगर हम ये कहें कि अगर एक, अब डेल्टा एस की वैल्यू भी अगर हम देखना चाहें वो भी हो सकती है। डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस का मतलब क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो हम डेल्टा एस को कहेंगे कि एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। हम इसको ये भी कह सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अगर एक रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल अगर रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मसलन एक ए से बी बन रहा है और एट द सेम टाइम बी से ए भी बन रहा है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, यानी ये इसका एंट्रोपी एस, इसकी एस। अब जितने मॉलिक्यूल यहाँ पर इतने उधर है, जितने वहां पर है उतना इधर है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, बैकवर्ड भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी इसकी क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये चीज, 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस के लिए ये 3 वैल्यू याद रखनी है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये बातें याद रखनी है, और रिवर्सिबल के लिए आपने डेल्टा इसकी वैल्यू ये, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी से रिलेटेड कौन सी अहम चीजें हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एंट्रोपी से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एंट्रोपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंट्रोपी के बारे में क्या है। नंबर 1, सबसे पहला बेटा, सबसे पहली बात कि जो एंट्रोपी है
entropy. It is a state function. हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है. स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन which only depends on जो किस चीज पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है. डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेंगे वो क्या कहलाएगा? स्टेट फंक्शन कहलाता है. यानी इट डज नॉट डिपेंड ये किस चीज पर डिपेंड नहीं करता? पाथ ऑफ रिएक्शन के पाथ पे डिपेंड नहीं करता कहां से आए, बस इसको फाइनल इनिशियल से लेना देना है. दूसरी चीज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी है दूसरी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन अमाउंट ऑफ मैटर साइज क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. 1 मोल होगा तो उसकी एंट्रोपी डिफरेंट होगी, 2 मोल की एंट्रोपी डिफरेंट होगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन आया हुआ तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपको बता देता हूं. ये 2 बातें यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको बता दी है. क्वेश्चन आया हुआ था उसी क्वेश्चन को कह देते हैं कि वो क्या है. इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था. क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट करो, ये आपके पास एक ग्राफ है, ये P वर्सेस V है. ठीक है, यहाँ पे एक X Y Z और यहाँ से भी. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये था कि एंट्रोपी जो है ना, एंट्रोपी X से जो Z तक है ये क्या इक्वल है एंट्रोपी X से Y, या इन दोनों को प्लस किया जाए एंट्रोपी Y टू Z के. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था. तो आप बिल्कुल इसको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल. क्यों? उसकी रीजन क्या? देखें, यहां से यहां तक ये इनिशियल है, ये फाइनल है. चाहे वो इस रास्ते से आए या चाहे इस रास्ते से आए. ठीक है, दिस इज पाथ 1 पाथ 2 और दिस इज पाथ, यानी ये भी पाथ 3 है. तो 1 और 2 जो है ना, ये 3 है, वो इक्वल है 1 + 2 के. ठीक है, यहां से यहां जो वैल्यू आएगी वो यहां से भी आएगी. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चेंज इन एंट्रोपी है ये एग्जैक्टली ट्रू है, ये 100% करेक्ट है. ऑप्शन डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको इस तरह याद रखना है. ठीक है, अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ भी आ सकते हैं कि मैथमेटिक्स में ये क्या है, एंट्रोपी मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिहाज से क्या कहता है. ठीक है जी, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इसकी? ये चेंज इन एंट्रोपी क्या है? चेंज इन हीट बाय ये चेंज इन एंट्रोपी, जिसको डेल्टा एस हमने कह दिया. ये क्या है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा क्यू बाय टी. ये इसकी है. क्यू आपके पास क्या है? ये क्यू क्या है? या डेल्टा क्यू आपके पास क्या है? चेंज इन हीट है, चेंज इन हीट. ठीक है, अगर क्यू गेन करेगा तो एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी. क्यू की वैल्यू अगर लूज होगी तो नेगेटिव होगा. क्यू गेन करेगा, सॉरी गेन की स्पेलिंग गलत है, गेन करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. ठीक है, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? लूज करेगा तो नेगेटिव. इसका मतलब क्या है कि ठीक कांस्टेंट पर ये वैल्यू है. ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल है. और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट नहीं है तो ये आपकी ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्यू ds की जगह
क्यू डेल्टा एस की जगह डी एस हो जाएगा, और ये डेल्टा डी की जगह डी क्यू बाय टी हो जाएगा। क्योंकि अब हम इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा एस, क्योंकि ये एस इनिशियल एस फाइनल, फाइनल करेंगे तो डेल्टा एस आ जाएगा, चेन आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर टेम्परेचर के पास कांस्टेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डी क्यू बाई टी आ जाएगी, डी क्यू बाई टी आ जाएगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों रिलेशनशिप को याद रखना। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो डी एस डी क्यू बाई टी, ये इसके इक्वल होगा। इसको आपने याद रखना है बहुत ज्यादा। यानी टेम्परेचर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वहां पे वेरिएबल है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, नॉट वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है, यानी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है तो जाहिर बात है चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ बातें आपको बहुत जरूरी है। अब इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं, इधर इसे कर लेते हैं। यूनिट जाहिर बात है फार्मूले से ही आएगी, तो इसकी फार्मूले से यूनिट कैसे आएगी, इसको समझने के लिए थोड़ी सी इसकी यूनिट की हेडिंग हम दे दें तो हमें पता चल जाए कि यूनिट क्या कहता है। इसकी यूनिट्स आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डी डेल्टा क्यू बाय टी। जाहिर सी बात है कि यूनिट को यहां से तो यूनिट निकालना बहुत आसान है। क्यों, डेल्टा क्यू बाई टी का मतलब क्या, आप देखिए जरा, डेल्टा एस की यूनिट अगर निकालनी है तो डेल्टा क्यू क्या होती है, जॉउल में होती है, टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन में होता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जॉउल की जगह अगर हम एक और यूनिट भी अगर हम लगाएं तो जॉउल की जगह हम कैलोरी भी लिख सकते हैं, कैलोरी और केल्विन में भी ले सकते हैं, या अर्ग में भी ले सकते हैं। समटाइम हम मोल में भी लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पर मोल। अगर हम यहाँ पे एन लेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, पर मोल केल्विन, ये यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स आप फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लिखेंगे, एंट्रोपी जो है ना मोल पे डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो मोल की यूनिट लिखना जरूरी है। मेरे ख्याल में मैंने आपको बता दिया, जब मोल पे क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी तीन चीजों पे, साइज पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, और अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो ये जाहिर बात है, मोल्स पर मोल है, एक मोल के लिए डिफरेंट एंट्रोपी होगी, 2 मोल के लिए डिफरेंट होगी, तो पर मोल हम कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक। अब हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक छोटा सा इंपॉर्टेंट था। अब हमारे पास अगर दो सिस्टम है, तो एक है आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक सिस्टम है और इसकी फर्स्ट तो ये एक सिस्टम है, इसके अंदर ये इसमें एक गैस ए है और इसमें गैस बी है। यहां से इसके अंदर वॉल्व है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, ये गैस बी के मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये आपके पास इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है कि हीट ना ही बाहर हीट जा रही है, ना ही अंदर हीट आ रही है। हीट ना ही बाहर जा रही है, ये प्रोसेस नहीं हो रहा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंज इसका 0 है। सिंपल आप कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंज आप 0 ले रहे हैं। जब हीट एक्सचेंज 0 है तो इसका मतलब है कि हीट पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब हम इसको मिक्स करेंगे, हमने ये वाल्व हटाया, अब ये मिक्स हो गए। जब सारे मिक्स हो गए, अब इसमें A प्लस बी है, गैस A भी है, B भी है, यहां पर भी गैस A और B है। अब इसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। रैंडमनेस जो है
रैंडमनेस जो क्या हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल था, यहाँ पे अनस्टेबल है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज था, यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज था। तो रैंडमनेस इंक्रीज होने से क्या होगा, डेल्टा एस इंक्रीज होगा। जो जाहिर बात है डेल्टा एस इंक्रीज होगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये हमने कह दिया। और अगर यही वैल्यू इस पे जो हमारे पास जो फार्मूला आएगा ऑब्जर्वर डेल्टा टी की वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाए या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत जरूरी है, ये चीज है, इसमें ये फार्मूला याद रखना। डेल्टा एस किसके है, डेल्टा क्यू बाई टी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रख लो। ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लिख लें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंट्रोपी तो इंक्रीज हो रही है ना, एंट्रोपी आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है। तो डेल्टा एस अगर नॉट इक्वल टू 0 भी हो तो भी एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अच्छा, और अगर एक दूसरा है, एक दूसरा सिस्टम है नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेट मतलब बिल्कुल अलग। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग में एक नया सिस्टम भी हो, एक सिस्टम है और सराउंडिंग है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों। ठीक है, और ये टोटल, अब जाहिर बात है, और ये टोटल डेल्टा एस के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है, अब कुछ सिस्टम डेल्टा एस इसकी भी होगी, डेल्टा एस सराउंडिंग की होगी, डेल्टा एस सिस्टम का होगा प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की होगी। हम कह सकते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स जिसको हम कह सकते हैं, या टोटल भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों कैसे हैं, तो देखो स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा एस टोटल जो होगा क्या होगा, आपके पास क्या होगा, डेल्टा एस की वैल्यू टोटल ग्रेटर देन होगी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और एस कौन सा वाला, ये वाला टोटल, तो हम कह सकते हैं कि ये इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल है। ठीक है, इररिवर्सिबल, ये बात याद रखना। या आप ये कह सकते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स, इसको भी कह सकते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन है, तो भी ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इररिवर्सिबल। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ तक समझने के लिए कि ये इन दोनों में क्या प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए इसका। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी हमने ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है हमने देखी। एंट्रोपी का बेसिकल मकसद क्या होता है, एंट्रोपी आपको ये बताता है कि सिस्टम के अंदर रैंडमनेस कितना ज्यादा है। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, अगर रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। या ये आप ये कहें कि एक ऑर्डर से डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अगर कोई चीज जा रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, अगर डिसऑर्गेनाइज्ड वे से ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम।